दोस्तों नमस्कार, सैल्यूटगुरु.com पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश सांडिल है और आपने देखना शुरू कर दिया है सैल्यूटगुरु.com। आज हमारे गेस्ट हैं मिथिलेश कुमार, जो कि एक शिक्षक हैं और 2003 से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के सारण जिला अंतर्गत अमनौर प्रखंड में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। अब तक करीब 25,000 से ज़्यादा छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, करीब 1,000 से ज़्यादा छात्र जो हैं वो करीब एयरफोर्स में गए हैं, करीब 800 साढ़े 800 से ज़्यादा छात्र नेवी में गए हैं और बाकी विभिन्न पदों पर भी इनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र IIT और अलग अलग पदों पर भी गए हैं, कुछ डॉक्टर भी बने हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में एक और कड़ी को आगे बढ़ाया और अभी वो +2 के BPSC के शिक्षक भी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए यह आज उनसे उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके इस यात्रा के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर में इतने सारे जो किताबें इन्होंने लिखी है, इसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है मिथिलेश जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले पहला सवाल रहेगा आपसे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हुए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और कैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखें। मैं मिथिलेश कुमार, मैं अमनौर सारण जिला के वासी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन की गांव में ही हुई है। IIT के लिए हम पटना अपनी पढ़ाई कर रहे थे। फिर IIT में कुछ मार्क्स कम आने से हम चयन नहीं हो पाए, अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए, तो हम बैक हो गए। और जब अपने गाँव गए तो वहाँ के पेरेंट्स आते थे कि मेरे बच्चों को कुछ मोटिवेट करिए, कुछ जो बताइए। तो बच्चे कुछ बताने के सिलसिले में बच्चे बहुत अच्छे लगे उनको और बच्चे बहुत अच्छे उनको फील हुआ, तो बच्चे और बढ़ने लगे और पेरेंट्स भी कहे बच्चे कुछ बताइए, पढ़ाइए। इस सिलसिला में हम लोग इधर की ओर शिक्षा की तरफ बच्चों को प्यार में खींच लिया और आज हम इस मुकाम पे चले। बहुत अच्छी बात, अच्छा हुआ कि आपका IIT में कुछ नंबर से आप चूक गए, वरना इतने जो बच्चे आज सफल हैं वो आप उसके माध्यम नहीं बनते। सबसे पहले थोड़ा शुरू करते हैं, क्योंकि आप 2003 से पढ़ा रहे हैं और 2003 की अगर बात करें तो आज से करीब 20 साल से भी ज़्यादा, 23 साल का सफ़र है ये आपका। ये इस 23 साल के सफ़र में अगर हम 2003 की जो बात कर रहे हैं, उस समय के शिक्षा में और आज के शिक्षा में आप क्या अंतर देखते हैं। हाँ, उस समय जो शिक्षा थी उसमें जो सिलेबस था, जिस समय IIT की तैयारी कर रहे थे उसमें IIT के एक अलग लेवल था, PT और मेंस थे और उसमें लेवल भी था और सिलेबस ही बहुत लेवल थोड़ा ज़्यादा था। तो इतना अच्छा से प्रैक्टिस किए, पर अनुभव हासिल रहा कि बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बच्चों को बहुत अच्छा गाँव में अच्छी शिक्षा हम देना शुरू किए तो बच्चों को उसका अनुभव लाभ मिला। तो उसने था कि जब 2006 के बाद जब बिहार सरकार सिलेबस में बदलाव की और सिलेबस को हल्का कर दी, इजी बना दी, ताकि बच्चे और ज़्यादा शिक्षा के प्रति, साइंस के प्रति रुझान बढ़े। लेकिन हुआ यहाँ उल्टा कि बच्चे जब साइंस को, गणित को हल करने के बजाय उसको इग्नोर करना शुरू कर दी कि बच्चे सोचे कि हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सोचे कि बच्चे और झुकेंगे पढ़ाई की, आसान हो जाएगा, तो थोड़ा आसानी से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। हाँ, तो एडमिशन तो साइंस में ज़्यादा होने लगा। हाँ, और वह बच्चे मेहनत करने से कचकने लगे और मेहनत कम करने लगे। मतलब उनको ये लगा कि अब तो सवाल आसान हो गए हैं, तो अब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आसान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम बस एग्जाम के 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ेंगे तो हो जाएगी। तो ये मेरे चैलेंजिंग वर्क हो गया कि हम पहले लेवल प्रॉब्लम अधिक अच्छे होते थे, अब लेवल सिलेबस कम है, लेवल भी कमजोर है। हाँ, पढ़ाना आसान हो गया, लेकिन बच्चों को एक मोटिवेट करना कि बच्चे सिलेबस को फोकस करें और कंटिन्यू पढ़ाई बना रहे, इजी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब 2 महीना में 1 महीना कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप पे इंटर के बाद ही बहुत सारे जॉब के लिए जाना होता है। तो बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाई का इधर माहौल बनाए। हाँ, बने। हाँ, तो हम लोग पढ़ाने में और बच्चे को माइंड को कंसंट्रेट करने में हाँ, अधिक मेहनत करना पड़ता है। मतलब उसके लिए मोटिवेट करना कि भाई पढ़ो, क्योंकि पहले तो प्रेशर था कि पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट है, और अब हो गया है कि नहीं, उनको लगा कि आसान हो गया है तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं, आसान कुछ होता नहीं है बिना कुछ किए हुए। इसी बच्चे अब उधर से कटकने लगे। अब धीरे धीरे बच्चे के पढ़ाई का मोह से कम होने लगा। तो मूल रूप से ये आपने अंतर पाया कि उस समय जब पढ़ाई हार्ड थी, जब सिलेबस हार्ड था, तो बच्चे पढ़ाई के प्रति ज़्यादा झुकाव थे। जब आसान हो गया तो फिर उसके बाद उनको ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ा पढ़ने के लिए।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं और इन किताबों का जो मतलब एक माध्यम होता है वो आसान नहीं होता है लिखना इसको। और सभी किताबें आपके फिजिक्स से ही रिलेटेड, जिसमें आपने न्यूमेरिकल इन फिजिक्स की बात की, यानी कि अंकिक भौतिकी की बात की। इन किताबों को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्यों ये छात्रों के बीच में ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया, क्यों पसंद आने लगा? और जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को जो पढ़ा रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट बुक के किताब, जो बुक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक लेवल बहुत टॉप लेवल तो होती थी। तो बच्चे प्रॉब्लम कब बनाते थे, ज़्यादा सॉल्यूशन टीचर से ही पूछते थे। तो हम न्यूमेरिकल के प्रति बच्चों का झुकाव कम था गांव के परिवेश में। तो हमने क्या किया कि बुक लिखी इस तरह से टाइप वाइज, और उसको ऐसे ऑर्डर हमने बनाया कि इजी टू हार्ड लेवल। पहले इजी सवाल रहेंगे, इजी लैंग्वेज में रहेंगे, तो बच्चे उसका आंसर देंगे तो उनमें एक जिज्ञासा बढ़ेगी और धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाया गया। तो हमने बुक में दो चीज़ किया, एक तो टाइप वाइज बात किया और उस टाइप वाइज में उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में मैंने दिया, धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाते गया। तो बच्चे की फिजिक्स के प्रति रुझान बढ़ी और मेरी जो फर्स्ट बुक थी 9th की अंकित भौतिकी बहुत अच्छी मार्केट में चली, बिकी भी। इस किताब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस किताब की बात कर रहे हैं जी। जी। अगर हम बात करें कि आपने 25,000 छात्रों को पढ़ाया है, उससे ज़्यादा छात्रों को आपने पढ़ाया है, तो इस उपलब्धि का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय छात्र और छात्र के पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास को बनाया। जब शुरू में पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों को गाइड करिए, तो गाइड करना शुरू किए, तो पेरेंट्स से झुका एक विश्वास रहा, तो उस विश्वास पे हम खड़े उतर गए। जिस बच्चे को मैंने गाइड किया वो बच्चे एक अच्छे पदों पर चयनित है। फिर फर्स्ट जो स्टूडेंट है बैच का, वो सबसे पहले चयन हुआ एयरफोर्स में, अच्छा। एक रेलवे में। तो जो फर्स्ट बैच था मेरा सबके सब जॉब में। अरे वाह। तो उसके बाद से पेरेंट्स का एक विश्वास बना, बच्चों में विश्वास बना। यह सिलसिला उनके प्यार की वजह से, बच्चों की लगाव की वजह से इधर की ओर हम सत्य चले गए और ये यहाँ तक हम सफर आ गया है 25,000 छात्रों तक। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको सम्मानित किया गया एशियन फिजिक्स ओलंपियाड 2022 में आपको भाग लेने का मौका मिला, तो जरा इसके अनुभव के बारे में बताएं, कैसे मौका मिला और जब आप वहां गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा, और जब आप वहां से लौट के आए तो उन अनुभवों का अपने बच्चों के साथ आपने किस तरीके से साझा किया? ओलंपियाड में छपरा जिला से मेरे चयन ही, वहाँ ग्रेडिंग के लिए हम लोग गए थे 2022 में। एशियन मतलब 28 कंट्री के सभी लोग उस अच्छा से बैठे हुए थे। वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ के डिफरेंट कंट्री से लोग आए थे, उनसे बातचीत होती थी। जो हम ग्रेडिंग करते हो, कॉपी चेक करते हो, देखे हम कि अलग अलग कंट्री के थॉट क्या है कॉपी उन लोग लिखने का ओलंपियाड में फिजिक्स का। तो इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला है ग्रेडिंग करते हो, और अनुभव मुझे कुछ हुआ। तो गांव में आए तो बच्चों को उस तरह से हम ले जाने का प्रयास करते हैं कि एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को ओलंपियाड को फेस करे और उसको क्रैक करे। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स द्वारा भी आप सम्मानित किए गए, जो कि एक एसोसिएशन है फिजिक्स टीचरों की। तो उस सम्मान का श्रेय आप किसे देते हैं फिर, और कैसे मिला, क्या उसका आधारभूत रहा? ये श्रेय तो हम पेरेंट्स और बच्चों को ही देंगे कि यहाँ तक जो मेरी पहचान है, जो मुझे लोग जानते हैं, कि बच्चों की देन है। जब हम पटना से बैक हुए तो उस समय हम अपने दूसरे कुछ प्लान बना रहे थे करने के लिए, आगे जाने के लिए। तो आगे पेरेंट्स के एक विश्वास बना कि आप बच्चों को गाइड करिए। वहाँ से गाइड करते गए, सफल होते गए, और मेरी फिजिक्स में एक अलग पहचान बनी। तो उसका एक श्रेय है कि मेरी जो लोग मुझे जानते हैं वो एक पेरेंट्स का ही और बच्चों का विश्वास करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आपको ये सम्मान मिला वहाँ पे। जी। अब आते हैं कुछ मतलब आगे की बात करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपने अपने निजी शिक्षक की जो आप काम कर रहे थे, उससे जब आपको सरकारी नौकरी यानी कि बीपीएससी में आप चयनित हुए 11th-12th के लिए, तो क्या अंतर आपने पाया, या फिर वहाँ जाने के बाद आपने सबसे पहले चुनौती आपकी क्या थी? पहले हम न्यूजन में थे। अच्छा, मतलब +2 के पहले भी आप नियोजित शिक्षक? केसी से पहले अच्छा, न्यूजन में थे हम। हाँ। तो मेरी एक निजी प्लेटफॉर्म थी, उस फॉर्म में बड़ा वर्क कर रहे थे। जब हम न्यूजन में चयन हो गया तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने पर थोड़ी सी
एक सरकार के अंडर, सरकार के फॉर्म में काम करना पड़ा, एक उनके डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ा। उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए हमें बहुत सारा कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक लोग हैं वहाँ से बातचीत किए और वो बहुत अच्छे से मुझे अच्छा स्नेह रहा हम पर। बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी बस भी जिज्ञासा बढ़ी। जिस स्कूल में बच्चे कम आते थे, विद्यालय से बच्चे अब सैकड़ों बच्चे मेरी क्लास करने आते हैं और मेरी वहाँ एक अलग चर्चा बनी हुई है। तो मेरी स्कूल में पढ़ाने की क्षमता और जोश डबल हो गई। क्योंकि जो आपका अनुभव था इन 20-22 साल का पढ़ाने का, वो भी वहाँ पे आपको काम आ रहा है। बच्चों को बहुत सारा अधिक हाँ। हम लोग भी फिजिक्स कराते, उसमें प्रैक्टिकल की बातों को जोड़ के इतना बताते हैं कि जो आसपास के जो घटना है, घटना को जोड़कर फिजिक्स को आसान बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपके अनुसार एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए किसी व्यक्ति में, किसी युवा में? देखिए, युवा में अच्छा शिक्षक बनना है तो उनको पहले तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा और अभ्यास अच्छी होनी चाहिए। और एक क्लास एक माहौल, जब क्लास में जाते हैं पढ़ाते, क्लास एक माहौल को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चे जिज्ञासु होकर सवाल को पूछे, और एक बार नहीं, जितने भी इस बार सवाल हो पूछे और आप उसको ऐसे जवाब दें बच्चे का जिज्ञासा कमी ना हो और वह उसके अंदर भी पढ़ाई के सब्जेक्ट की प्रतीक्षा बढ़े। तो शिक्षक को एक खुशनुमा माहौल होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा गया सवाल पूछने के लिए, तो पूछने के दौरान फिर टीचर तो पहली बार तो अच्छे से जवाब दे देता है, दूसरी बार तीसरी बार अगर पूछ दिया तो ऐसा लगता है गुस्से में आ गया या फिर इरिटेट होने लगता है। तो इस पे भी क्या कहना है आपका? ऐसे करने से बच्चे की निगेटिव प्रभाव पड़ेगी, और जो बच्चे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो बच्चों सब्जेक्ट दूर हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या तो इंस्टीट्यूट चल जाएगा, तो शिक्षक का वो थान नहीं होगा और इंस्टीट्यूट भी डूब जाएगा। और बच्चे अगर रुके रहे तो उनका भी बर्बाद हो जाएगा। तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जितना भी बार सवाल करें और उतने अच्छे से जवाब दे ताकि बच्चे को और दिन पढ़ने की जिज्ञासा बढ़े और सब्जेक्ट के प्रति रुचि बनी रहे, बढ़ते रहे। क्योंकि आपके कोई भी जब शिक्षक, जैसे गुरु का भी गुरु होता है और बिना गुरु का कोई गुरु बन भी नहीं सकता है, ठीक है? तो आपके गुरु कौन कौन रहे और उनसे आपने क्या ऐसी चीजें सीखी जो आज भी आप अपने छात्रों में, अपने जीवन में उसको लागू करते हैं? गुरु का बिना कोई ज्ञान होता नहीं है सर। गुरु जी का आशीर्वाद रहा, उनसे सीखे, मेहनत किए, तो आज कुछ बच्चों को हम अच्छा पढ़ाए और मेरे के जो कुछ लोग जानते हैं, पहचान है, गुरु जी का आशीर्वाद से है। तो मैथ पढ़ाने के लिए हमने सीखा, हमारे गुरु केसी सिन्हा सर जो गणित का अच्छे विद्वान और ऑथर भी हैं, और उनके जो पढ़ाने की शैली रही है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी गणित पढ़ाने में बहुत अच्छा रुचि रही है, तो ये श्रेय केसी सिन्हा सर को जाता है। फिजिक्स में मैं डॉक्टर विजय अवधेश सर के द्वारा फिजिक्स में मेरी रुचि बढ़ी और उनके ही गाइडलाइन में मैंने फिजिक्स में अच्छा किया, और मैं इसके आगे भी बीपीएससी में भी मैं इसके आगे भी मैं अगर अच्छा करूँगा तो उन्हीं का देन रहेगा। और एक परमेंद्र सर हैं जिनके आशीर्वाद से मैं फिजिक्स में अच्छा कर रहा हूँ, मुझे बार बार बुलाकर सिखाते भी हैं, अभी मुझे गाइड करते हैं। तो सर लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे अपना प्यार बनाए रखे आगे भी। विजय सर के कुछ एक दो खूबियां अगर आपको पता हो तो जरा बताइए। विजय सर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और ओलंपियाड के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आईआईटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। तो सर में खासियत है कि एक छोटा बच्चा भी उनसे मिले तो उनसे भी फिजिक्स में अच्छा बताते हैं, कि बड़े लोग मिले उनसे भी। ऐसे फिल्म में अमिताभ बच्चन कैसे हैं कि छोटे आर्टिस्ट भी आए तो वो डरे नहीं, उस काम को बढ़िया से करे। तो विजय सर में ऐसा है कि जिनसे ही मिलते हैं वो उनके ऐसा मिल के मिलते हैं, और उनके ऐसा मिल के व्यक्ति में फिजिक्स की रुचि को बढ़ा देते हैं, जिससे कोई डरे नहीं। तो जब हम उनसे मिले तो मुझे बहुत कुछ सीखा है, और डर जो था मिलना कम हो गया, और मुझे सर बहुत कुछ सिखाते हैं अभी भी। आपके छात्र आज एयरफोर्स, नेवी और देश के हर कोने कोने में हैं। जब कोई छात्र चयनित होता है तो कैसा लगता है, या फिर कभी मिलता है दोबारा या फोन वगैरह करता है? क्योंकि आज के डेट में भी लोग स्वार्थी हो गए हैं, तो जो बच्चे, ऐसा तो नहीं कि सफल होने के बाद फिर शिक्षक को भूल जाते हैं? जो बच्चे सफल होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते हैं, वो
रिगार्ड करते हैं। और शिक्षक को सबसे बड़ा क्या चीज, शिक्षक को बच्चे सफल हो जाते हैं तो शिक्षक को लगता है कि मेरी अपनी प्रयास सफल हुई, और माँ बाप और शिक्षक के अलावा उससे बसी खुशी किसको मिलेगी कि बच्चे अच्छे करें। तो मुझे लगता है कि जो हम नहीं कर पाए वो मेरे बच्चे हर जगह मिलते हैं, और जब जब भी मेरे पास आते हैं बच्चे मिठाई लेकर आते हैं। अच्छा, हाँ, कि सर लीजिए, खिलाते हैं और बहुत आदर सम्मान देते हैं। ओके। अगर हम बात कर लें कि आज के जो बच्चों का जो माहौल है उसमें बात करें, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप अपने क्लासरूम में, क्या उसका असर होता है? ये सोशल मीडिया के आने से इसके बच्चे का उपयोग करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बच्चे पहले खेलते थे क्रिकेट तो 2 घंटा खेलेंगे, या तो फोन है तो हर बार डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो आजकल युवा के में फोन का भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। उसका मोबाइल होने से, गूगल होने से, क्या बोलते हैं उसको, मीडिया होने से फायदा है, ज्ञान का भंडार है मोबाइल में, गूगल पर। अब देखिए उसे गलत उपयोग करने से बहुत नुकसान है। तो बच्चे आजकल गलत उपयोग कर रहे हैं फ़ोन का। तो मेरी मानना है कि बच्चे को तो मैट्रिक तक तो फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। इंटर में मोबाइल फ़ोन दीजिए, पर गाइड रखना चाहिए, बच्चे इसका अच्छा से उपयोग कर सके। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का लिमिटेशन सामने वाले को पता होना चाहिए कि हमें कोई चीज़ अगर मिल रहा है तो उसको, जैसे गाड़ी ही है तो गाड़ी 200 स्पीड चल सकती है, 150 चल सकती है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 60, 70 या 80 स्पीड तक ही चलाना चाहिए, अन्यथा अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो हमारे लिए, तो वही चीज़ मोबाइल के साथ भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा। मोबाइल देते वक्त बच्चे का इसका उपयोग करने का तरीका भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। अभी कि थोड़ा-सा और कोई ऐसा बच्चा कभी मिला आपको जिसको आपने पढ़ाया हो और आपको याद ना रहा हो और फिर वो बच्चा सफल होता है और फिर आपको बाद में बताता है फ़ोन करके, सर मेरा चयनित हो गया, तो कभी बुला-वुला के सम्मान वगैरह किए हैं या फिर क्या करते हैं वो वैसे बच्चों के ये साथ? हुआ है। हाँ, कुछ गार्जियन आते थे, हाँ, बोले कि सर मेरे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ। चूँकि आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को बहुत दिल से और मन से पढ़ाते हैं। सब बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं, तो पेरेंट्स को मेरे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हम बड़े ध्यान देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बच्चे का जॉब हो गया एयरफोर्स में, हम उस बच्चे को चिनते भी थे कौन बच्चा पढ़ रहा है, उनके गार्जियन का लड़का है। हुँ। और जब मिले तो बताया सर इनका लड़का है, जॉब हो गया है। तो तब मुझे लगा कि इनका लड़का है। मतलब क्योंकि भीड़ होती थी, काफ़ी क्लासरूम में बच्चे होते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो फेस याद रहता है, नाम याद करना मुश्किल है। हाँ, हाँ। लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे सफल होते हैं और बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और बच्चे की कमजोरी को पकड़ते हैं। डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक लक्षण पे इलाज करना, एक होता है कारण। तो टीचर को भी कारण पे इलाज करना चाहिए कि सवाल नहीं बना तो हम बनाते हैं, नहीं जिस सवाल नहीं बना तो कारण क्या है, उस बच्चे में कमी क्या है, उसको ठीक करेंगे तो सवाल खुद बना लेगा। तो हम इसी सिद्धांत पर काम करता था। पहले की अपेक्षा में लड़कियों की संख्या किस तरीके से बढ़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में? लड़कियां आजकल लड़कों से ज्यादा मेहनत कर अच्छा, मतलब लड़कियाँ, लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेहनत कर रही है आजकल पढ़ने में। तो लड़कों ध्यान से सुन लो इस बात को कि आप लोग जो है मोबाइल और इधर-उधर में व्यस्त हो उनके पीछे भागने में, और वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस ले चुकी है। पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं। हाँ, और अब देखिए हर जगह लड़कियां ही टॉप कर रही है। जाती, लड़कियां पढ़ती। और नीतीश जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कि लड़कियां पढ़े, इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत काम किया, उसके लिए साइकिल योजना जब शुरू किया या पोशाक वगैरह ये सारी चीज़ें। बच्चों के बस शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा दी। अगर हम आज के शिक्षकों को, कोई अगर नया शिक्षक बनना चाहता है, खैर आप लोग तो शिक्षक बने, फिर आपने उतने साल पढ़ाया, फिर उसके बाद आप सरकारी शिक्षक भी बने, तो जो नया शिक्षक कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह है, या फिर क्या वैसे शिक्षकों का सम्मान है समाज में जो प्राइवेट तौर पे अपनी पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं किसी को? क्यों बच्चे जो शिक्षक युवा जो शिक्षक बनना चाहते, अच्छी अच्छी कार्य है। जो युवा का अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारा यूथ बढ़ेगा। तो पढ़ाना भी खराब कर दो, बहुत अच्छी काम है। तो युवा जो अच्छा पढ़ाना चाहते हैं कि पहले एक चीज़ है कि गहन अध्ययन होनी चाहिए। उनकी जिस सब्जेक्ट की टीचर बननी है उनकी अच्छी गहन अध्ययन हो और उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो। जो जिस टॉपिक की क्लास है उसको भी पहले बढ़िया से रिवाइज कर लो, ताकि वहाँ जाके बच्चे को गलत तो पढ़ा दे, हंसे नहीं है, क्योंकि बच्चे का इस पर निगेटिव प्रभाव पड़े। तो आप अच्छा करेंगे तो बच्चे भी अच्छा करेंगे।
और हाँ, क्लास के माहौल जो है वो एक माहौल अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सवाल को अच्छे से पूछ सकें, और आपको जवाब देते वक्त गुस्सा नहीं करनी चाहिए। बच्चे को बहुत प्यार से समझाना है ताकि बच्चे इन कंटिन्यूटी बना रहे सवाल पूछने और समझने में। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई सर, और जिस तरीके से आपने अपना सफ़र तय किया है, इससे साफ ये पता चलता है कि आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्लासरूम में आपके बच्चे होते होंगे, इससे भी प्रभावित होते होंगे और इसका भी लाभ उनको मिलता होगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि आपने जो अपना सफ़र ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए किया है, उसमें आपका जो योगदान रहा है, और जिस तरीके से गाँव के, क्योंकि शहर में कोई भी चीज़ की शुरुआत करना थोड़ा जो है लगता है कॉर्पोरेट लेवल पे हो जाता है, लेकिन गाँव के बच्चों को पढ़ाना, उनकी समस्याओं के साथ जुड़ना और उनके आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखते हुए उन पर बात करना, उनको सहयोग करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों के बीच में काम किया है, उस प्रकाश को, शिक्षा के प्रकाश को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और आप जीवन में और तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इसके लिए सैल्यूटगुरु.com की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको भी।